अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं आयशा अंसारी। सबसे पहले बात करेंगे सेनेट में होने वाली गर्मा गर्मी की। मुशाहिदुल्लाह और मियां अतीक गालम गलोच के साथ साथ एक दूसरे को धमकियां भी देते रहे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा जफरुल हक ने चेयरमैन सेनेट से ऐसे माहौल की रोकथाम के लिए इक़दामात की दरख्वास्त की। रुकन मोहम्मद सैफ ने लड़ाई झगड़े को पूरे ऐवान की बेइज्जती करार दे दिया है। सेनेट में होने वाली गर्मा गर्मी के हवाले से आपको बता रहे हैं, मुशाहिदुल्लाह और मियां अतीक गालम गलोच के साथ साथ एक दूसरे को धमकियां भी देते रहे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा जफरुल हक ने चेयरमैन सेनेट से ऐसे माहौल की रोकथाम के लिए इक़दामात की दरख्वास्त की। रुकन मोहम्मद सैफ ने लड़ाई झगड़े को पूरे ऐवान की बेइज्जती करार दे दिया। नहीं कहा था नमूना लेकिन अगर ये खुद से साबित करते हैं तो मैं क्या कर सकता मुशाहिद तशरीफ रखे, ये मियाँ साहब तशरीफ रखे, हाउस का माहौल खराब ना करें प्लीज। मियाँ अतीक शेख साहब को मैं उल्टा टांग दूंगा, ये गाली मुशाहिद साहब ये एक्सपेंड कर दें प्लीज, तशरीफ रखे। मियाँ अतीक शेख साहब तशरीफ रखे, मैंने मियाँ अतीक शेख साहब अब तशरीफ रखें प्लीज। मुझे बाहर निकाल दो। टूरी साहब बिठाएं जी मियाँ अतीक शेख साहब को, जैसे भी प्लीज तशरीफ रखें, तशरीफ रखें जी। मुशाहिद हमारा पूरा खानदान। मुशाहिदुल्लाह खान साहब बोल तू ज्यादा बदमाश है प्लीज, हाउस का तेरे जैसे मैं पता है कितना टाइम। मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज बैठ जाएं जी, तशरीफ रखें। मियाँ अतीक शेख साहब, मिनिस्टर साहब बैठाएं जी, मियाँ अतीक शेख साहब तशरीफ रखें, ये तशरीफ रखें। मियाँ अतीक शेख साहब तशरीफ क्या रखें, करेगा, मैं तेरा दांत तोड़ दूंगा। तू क्यों किधर इसको बिठाएं जी प्लीज। कर रहा है यार, बकवास कर रहा है। मैंने इसका नाम लिया क्या? मुशाहिदुल्लाह खान साहब अब सप्लीमेंट्री बकवास करेंगे। कैसा है? मियाँ बदमाश है ये। मुशाहिद साहब प्लीज अब अगर ये सप्लीमेंट्री एमजीएम का करें। समझ रहा है कि अभी भी राज है। मुशाहिदुल्लाह खान भट्टे साहब, लेगा यहाँ पे, मुशाहिदुल्लाह ये खान लोगों को जिंदा जलाएगा। मुशाहिदुल्लाह खान साहब तशरीफ रखें आप जी, बताएं मुशाहिद साहब। मैंने तो कुछ नहीं कहा, देखे मैंने ना बताएं। इसका नाम लिया है। जी बस ठीक है जी। मैं अब क्या करूं? मुशाहिद साहब अब सप्लीमेंट्री करें प्लीज, बड़ी मेहरबानी, ये थैंक चुप यू। कर जाते हैं। वो है ना, जिंदगी क्या है, एक पंगा है। चले, अतीक शेख क्या है, एक पंगा है, इससे तो मर जाना ही चंगा है। तरीका नहीं मिलता हूं तुझे, मैं मिलता हूं तुझे, जी लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़े हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। मिलता हूं अभी। और इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। वहाब, खासा गर्मा गर्मी का माहौल देखा हमने सेनेट के अंदर, आगाज किस बात पर हुआ? देखिए रमीज, वाकई अफसोसनाक सूरत हाल है और आगाज ऐसे हुआ कि वक्फे सवालात के दौरान सेनेट इजलास में मुशाहिदुल्लाह खान कोरोना वायरस के हवाले से मौजूदा सूरत हाल पर ज़िम्नी सवाल के लिए अपनी नशिस्त पर बोलने के लिए खड़े हुए, तो उनकी बात के आगाज में ही सेनेटर अतीक शेख ने कुछ टोकने की कोशिश की मुशाहिदुल्लाह खान को। और 2 दिन पहले भी इसी तरह की गर्मा गर्मी हो चुकी थी, तो शायद इसी बात का गुस्सा था मियां अतीक को, जिस पर उन्होंने उनको टोका, जिस पर मुशाहिदुल्लाह खान को भी गुस्सा आ गया और ये सारी सूरत हाल पैदा हुई। ऐसे ऐसे अल्फाजात से दोनों अरकान ने एक दूसरे को नवाजा कि ना तो वो मैं बयान कर सकता हूँ और ना ही वो हम ऑन एयर कर सकते हैं। और इस सारी सूरत हाल पर चेयरमैन सेनेट भी बार बार दोनों अरकान को खामोश कराने की कोशिश करते रहे कि ऐवान का माहौल खराब ना किया जाए, लेकिन दोनों अरकान का गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो चेयरमैन सेनेट की भी नहीं सुन रहे थे। इस दौरान ही कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा जफरुल हक भी खड़े हुए और उन्होंने चेयरमैन सेनेट को ये दरख्वास्त की कि आप इस तरह का माहौल ना पैदा होने दें, और अगर ऐसा माहौल होता रहा तो फिर ऐवान की कार्रवाई का कोई मकसद नहीं है। बैरिस्टर साहब ने भी आज की इस माहौल को कहा कि ये पूरे ऐवान की बेइज्जती है। ताहम गर्मा गर्मी के बाद अब सूरत हाल किसी हद तक नॉर्मल हो गई है, लेकिन बीच में फिर ऐसे होता है कि कोई ना कोई बात कर देते हैं एक दूसरे को, मुशाहिदुल्लाह खान भी और मियां अतीक भी। तो इस तरह की कार्रवाई इस वक्त इजलास में जारी है। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर-ए-सदारत इजलास हो रहा है। अच्छा वहाब, हमने देखा कि गालम गलोच तो हुई लेकिन धमकियों तक भी बात पहुंच गई है। ऐसी क्या बात कह दी थी मियां अतीक साहब ने कि जो मुशाहिदुल्लाह इतना भड़क गए कि वो ये भी कहना शुरू हो गए कि मैं आपके दांत तोड़ दूंगा, नमूना भी कहा, और ऐसे ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल हुए जो हम समा के नाज़रीन को नहीं सुना सकते। जी हाँ,
झड़प के दौरान, गर्मा गर्मी के दौरान मियां अतीक ने चेयरमैन सेनेट को मुखातिब करते हुए कहा कि मुशाहिदुल्लाह खान को ऐवान से बाहर निकालें, तो जिस पर मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा क्या मैं 260 लोगों का कातिल हूँ। बल्दिया टाउन केस का उन्होंने हवाला दिया और उन्होंने कहा कि आप समझते हो कि अभी भी शायद एनक्यूएम का या बानी एनक्यूएम का राज है इस मुल्क में, तो ऐसा हरगिज नहीं है। और मुशाहिदुल्लाह खान ने फिर धमकी दी कि तुम बाहर निकलो। मियां अतीक को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि बाहर निकलो, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैंने तुम जैसे बड़े बड़ों के दांत तोड़ दिए। इस तरह के अल्काबात से नवाजा मुशाहिदुल्लाह खान ने मियां अतीक को। ठीक है, और सूरत हाल अब कदरे नॉर्मल हुई है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया वहाब। और अब पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। जी हां, पाकिस्तान को बड़ा रिलीफ मिल गया। आलमी बैंक सालिसी ट्राइब्यूनल ने रिकॉर्डिक अवार्ड के मामले पर हुक्म इम्तना को मुस्तकिल कर दिया। पाकिस्तान को $6 अरब अवार्ड की अदायगी से रोक दिया गया। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने इस फैसले को मुईशत के लिए अच्छा इकदाम करार दिया। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। आलमी बैंक के सालिसी फोरम का रिकॉर्डिक मामले में $6 अरब जुर्माने पर हुक्म इम्तना। हतमी समाअत मई 2021 में होगी। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कानूनी टीम को मुबारकबाद पेश की। प्रोग्राम नया दिन में कहा, पाकिस्तान को वक्ती तौर पर सही मगर रिलीफ मिल गया। खुदा न खास्ता ये हमारे खिलाफ जाता तो $6 अरब की रकम जो है कोई मामूली रकम नहीं है। मईशत जो है वो कोरोना की वजह से दबाव में है, तो हमारी मुश्किलात में इजाफा होता, तो उस हद तक यकीनन हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिली है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने ट्रिब्यूनल के फैसले को बड़ा रिलीफ करार दिया। ट्विटर पर लिखा, वजीर आजम की हिदायत पर बलूचिस्तान में कानकुनी की तरक्की के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी लिखा, इस्लाहात से मकामी सरमायाकारी और ह्यूमन रिसोर्स फरोग पाएगा। ट्रिब्यूनल ने जुलाई 2019 में पाकिस्तान को $6 अरब ऑस्ट्रेलवी कंपनी टेथियान को अदा करने का हुक्म दिया था, जिसे कलअदम करार दिलवाने के लिए पाकिस्तान ने 2019 में ही कानूनी कार्रवाई शुरू की थी, जिस पर 10 मार्च 2020 को पाकिस्तान की दरखास्त पर अदायगी रोकने का उबूरी हुक्म इम्तना जारी किया गया था। अप्रैल 2020 में हुक्म इम्तना मुस्तकिल करने की समाअत वीडियो लिंक पर हुई और अब हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया है। रिकॉर्डिक केस में आलमी बैंक के सालिसी फोरम पर पाकिस्तान को बड़ा रिलीफ तो मिल गया, मगर ये मामला दरअसल था क्या और हुक्म इम्तना मिलने के बाद आगे क्या कार्रवाई होना है, जान लेते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। देखिए, ये सारा किस्सा स्टार्ट होता है 1993 से, जब बलूचिस्तान के इलाके रेकोडिक में जो चागी के करीब ये इलाका वाक़ है, वहाँ पर सोने और तांबे के जो ज़खायर हैं उनको न सिर्फ दरियाफ्त करने बल्कि उनको निकाल कर काबिल इस्तेमाल बनाने के हवाले से एक मुआहदा किया गया था, जिसके मुताबिक 25% उसमें जो शेयर हैं वो पाकिस्तान के होना था और 75% जो कंपनीज थी उनको मिलना था। इस मुआहदे की फिर तजदीद हुई सन 2000 में, उसमें मामूली कुछ तब्दीलियाँ सन 2006 में भी की गई थी। तो टेथॉन कंपनी जो एक जॉइंट वेंचर है ऑस्ट्रेलियन और कैनेडियन 2 कंपनीज का, उन्होंने ये सारा अपना सेटअप यहाँ पर बलूचिस्तान के इलाके में लगाया और जब माइनिंग के लिए बाकायदा लाइसेंस के लिए अप्लाई किया सन 2010 में, पीपल्स पार्टी की उस वक्त हुकूमती बलूचिस्तान की गवर्नमेंट से जब उन्होंने लाइसेंस लेने के लिए दरख्वास्त दी, तो वो दरख्वास्त बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से मुस्तरद कर दी गई। ये मामला इसके पैरेलल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 नुकली बेंच ने, जिसकी सरबराही साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी कर रहे थे, उन्होंने सन 2011 के अंदर ये केस की समाअत शुरू की और 2012 में इस मुआहदे को जो 1993 में हुआ था, जो पाकिस्तान के कानून के बरखिलाफ करार देते हुए कलअदम करार दे दिया। टेथॉन कंपनी जिसने सारा अपना सेटअप यहाँ पाकिस्तान में लगा लिया था और इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी हद तक कर चुके थे, उन्होंने फिर रुजू किया जो आलमी ट्रिब्यूनल है इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, उसमें फिर 2019 में आकर जो है जुलाई में उस ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान को $4 अरब ना सिर्फ जुर्माना किया बल्कि $2 अरब जो केस के ऊपर आने वाले अखराजात और सूद की मद में भी पाकिस्तान को अदा करने का हुक्म दिया। तो मजमूई तौर पर $6 अरब अदा करने थे पाकिस्तान को। आलमी जो ट्रिब्यूनल था उस फैसले के मुताबिक, तो हम पाकिस्तान ने उस फैसले को चैलेंज करने का फैसला किया और नजरसानी दरख्वास्त इस हवाले से दायर की, जिसके ऊपर 2 समाअतें अब तक हुई थी और जो उबूरी जो रिलीफ था वो अप्रैल से पहले दिया गया था पाकिस्तान को। उबूरी तौर पर फैसला अपना मुअत्तल किया था, हुक्म इम्तना जारी किया था खुद उस ट्रिब्यूनल ने, और अप्रैल में वीडियो लिंक के जरिए जब दोबारा हियरिंग हुई तो मुस्तकिल उसकी जो फैसला अब जारी हो चुका है, जो मुस्तकिल हुक्म इम्तना है पाकिस्तान को वो मिल चुका है। यानी कि अब जब तक इस पाकिस्तान की नजरसानी की दरख्वास्त का फैसला नहीं हो जाता तब तक पाकिस्तान ने टेथॉन कंपनी को जो $6 अरब अदा करने हैं वो पाकिस्तान नहीं करेगा। अब मई 2021 में इसके ऊपर अब बाज़ाब्ता तौर पर अब जो समाअत है पाकिस्तान की नजरसानी की दरख्वास्त के ऊपर वो शुरू होगी।
जुल्करनैन इकबाल ने हमें इससे मुतालिक बताया। अब आपको ये बताएं कि तालीमी इदारों में कोरोना केसेस आने पर सिंध हुकूमत परेशान हो गई। महकमा सेहत सिंध ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। तजवीज़ दी है कि मौजूदा सूरत हाल में प्राइमरी क्लासेस को ना खोला जाए। मजीद जान लेते हैं, समा के नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, क्या तजावीज़ दी गई हैं इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, इफ्तारी तौर पर जो स्कूल खोले गए थे, जो कॉलेजेस खोले गए थे, उनमें कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। असातिज़ा में भी कोरोना वायरस पाया गया है, जिसकी वजह से सिंध हुकूमत परेशान हुई है। महकमा सेहत की जानिब से हुकूमत को मशवरा दिया गया है कि मौजूदा सूरत हाल में प्राइमरी के सेक्शन के जो स्कूल खोलना वो खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि मासूम बच्चे हैं वो इस तरह केयर नहीं कर सकते। और जो हमारा तालीमी निज़ाम है वहाँ पर जो डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग, उसकी भी इसी तरह नहीं हो पाएगी। तो सिंध हुकूमत परेशान हुई है। दोबारा गौर किया जा रहा है। टास्क फोर्स में इस मामले को उठाया गया है कि आया जो प्राइमरी सेक्शन है उसकी जो 30 सितंबर को उसको खोलने का फैसला किया गया था, ताकि वो अब वफाकी हुकूमत से बात करें और इस प्राइमरी सेक्शन के स्कूल को जो है वो अब डिले किया जाए। ये गौर किया जा रहा है कि स्थायी तौर पर 30 सितंबर से प्राइमरी स्कूल ना खोले जाए, ताकि जो मासूम बच्चे हैं उन्हें इस वायरस से बचाया जा सके। सही, अब ये फैसला करने का सोचा जा रहा है कि प्राइमरी स्कूल्स को भी ना खोला जाए, क्योंकि हालिया जो कोरोना के केसेस आए थे तालीमी इदारों में। बहुत शुक्रिया संजय साधवानी, इससे मुतालिक आप हमें बता रहे थे। सिंध हाई कोर्ट में स्कूल फीस में 20% कमी से मुताल्लिक कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। किस इदारे में कब लॉकडाउन लगाया गया और कब हटाया गया, सिंध हुकूमत से इस मुतालिक जवाब तलब कर लिया गया है। सिंध हाई कोर्ट में स्कूल फीस में 20% कमी से मुताल्लिक कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर आज समाअत हुई। किस इदारे में कब लॉकडाउन लगाया गया और कब हटाया गया, अदालत की जानिब से इस मामले पर सिंध हुकूमत से जवाब तलब कर लिया गया है। अदालत की जानिब से ये पूछा गया कि कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस पर कब तक अमल किया जाएगा, बताया जाए। जबकि दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से ऐसा कहा गया कि वज़ीर आला को तमाम इख्तियारात नहीं दिए जा सकते। अदालत की जानिब से ऐसे में ये सवाल भी उठाया गया कि वज़ीर आला सिंध को क्या इख्तियारात दिए गए और इसको रहने दें। और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि अदालत ने इस दरख्वास्त की मज़ीद समाअत 21 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। तो अहम ये मामला है, स्कूल फ़ीस में 20% कमी ख़त्म की जाए। दरख्वास्त दी गई थी सिंध हाई कोर्ट में कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस के हवाले से, और ऐसे में अदालत की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि किस इदारे में कब लॉकडाउन लगा और कब ख़त्म हुआ। रिपोर्ट तलब कर ली गई है, जवाब मांग लिया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस पर कब तक अमल किया जाएगा बताया जाए। अदालत की जानिब से ऐसा पूछा गया, जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से ऐसा कहा गया कि वज़ीर आला को तमाम इख्तियारात नहीं दिए जा सकते। अदालत की जानिब से ऐसे में ये सवाल भी उठाया गया कि वज़ीर आला सिंध को क्या इख्तियारात दिए गए हैं और क्या इसको रहने दें। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 21 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। और कराची में स्कूल्स पर भी सियासत शुरू हो गई। पीटीआई के रहनुमा खुर्रमशेर जमान ने न्यू कराची सेक्टर 5E के गवर्नमेंट बॉयज स्कूल की हालत-ए-ज़ार पर दौरा करने का ऐलान किया, तो वज़ीर तालीम सईद गनी भी आज सुबह स्कूल पहुंच गए। फौरी तौर पर सफाई सुथराई के अहकाम जारी कर दिए। पीटीआई के कारकुनान और इलाका मकीनों के दरमियान कशीदगी भी नजर आई। मज़ीद जान लेते हैं, मुदस्सर नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सर, ये क्या मामला है? खुर्रमशेर जमान के ऐलान के बाद सईद गनी भी पहुँच गए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है पीटीआई रहनुमा जो है खुर्रमशेर जमान ने अनाउंस किया था कि वो स्कूल का आज विज़िट करेंगे और इसकी हालत-ए-ज़ार दिखाएंगे। इस स्कूल में पानी भरा हुआ था और तकरीबन 1-2 माह से यहाँ पर बहुत बुरी कंडीशन थी। तो आज सुबह वज़ीर तालीम सईद गनी यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने यहाँ का दौरा किया है। अभी सर मेरे साथ खुर्रमशेर जमान भी इधर आ रहे हैं, उनसे भी अभी बात करते हैं हमारे साथ। प्लीज़ सर रुकिएगा। आज आपने अनाउंस किया था कि आप यहाँ पर आएंगे, तो उसके बाद सईद गनी भी फ़ौरन पहुँच गए, मशीनरी भी आ गई, सफाई सुथराई भी शुरू हो गई। जो लोगों का दर्द था वो किसी ने सुना नहीं और आपने जब अनाउंस किया तो उसके बाद ये सारे सिस्टम शुरू हो गया। ये बताइएगा, अभी बदमज़गी भी देखने में आई, कारकुनान भी आए? नहीं कोई बात नहीं कारकुनान की। देखिए, अच्छी बात यह है कि मसला हल हो गया और हुकूमत सिंध जो है हमारे यहाँ पे आने के ऐलान के बाद उनको एहसास हो गया कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बहुत गुजर रही है। तो अगर मकसद के अंदर कामयाब हो जाए तो उसको हर्ज नहीं है। मुझे खुशी है कि सईद गनी साहब को पता चला कि मैं विज़िट कर रहा हूँ, स्कूल में पानी भरा है, गटर है, तो उन्होंने अपनी गाड़ियाँ भेजी और सफाई शुरू करा दी है, तो ये भी अच्छी बात है। तो अभी आपके कारकुनान भी कुछ देर पहले आए थे, तो इनके भी मुलाजमी सरकारी मुलाजमी भी घिराव किया उनका और गालियाँ दी? नहीं, इस तरह हम नहीं इजाज़त देंगे किसी को भी, हमारे कारकुन या उनके कारकुन
ये आवाम का मसला है, शहर की सफाई करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी हम हाईलाइट करते रहेंगे। बिल्कुल। अभी यहाँ पर अभी हमारी बात हुई है खुर्रमशेर ज़मान से भी, हैवी मशीनरी यहाँ पर बुलाएगी। लोग कहते हैं कि यहाँ पर पहले किसी ने उनका दर्द नहीं सुना, जो जिस कर्ब से वो गुजर रहे थे, तो आज इस चीज़ को भी पॉलिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो एक स्कूल का मामला है, 15 से स्कूल खुलने थे, तो जो किसी ने जो देखा नहीं, तो आज जब इस चीज़ को उजागर किया गया है PTI की जानिब से, तो इसको उसके बाद जो है मसले का हल निकला है। जी सही, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर नज़ीर। और खुर्रमशेर ज़मान ये कहे, उनके ऐलान के बाद अगर सैयद गनी पहुंच गए और सफाइयाँ करवा भी दी हैं तो ये भी अच्छी बात है। और उस वक्त खातून शहरी ने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। ये सब खाना जाम थे और सब ये जो है ना उनकी कमाई खा रहे, ये लॉकडाउन करके लोगों को बेड़ा गर्क करके नाले भर के कर हमारे मुल्क को जिंदा रहो, ऐसे बड़े खुश। दीगर अहम खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए समा। मुल्क में एक बार फिर गंदम की किल्लत का खतरा पैदा हो गया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 15 लाख टन गंदम की कमी जाहिर करते हुए सरकारी और निजी शोबे को गंदम दरामद करने की इजाजत दे दी। इदारा शुमारियात के मुताबिक आटे की कीमत में भी एक साल में तकरीबन 17.5% तक इजाफा हुआ। पाकिस्तान गंदम पैदा करने वाले दुनिया के 10 बड़े मुमालिक में शामिल है, मगर फिर भी गंदम दरामद करने पर मजबूर क्यों? गुज़श्ता 2 बरसों में पाकिस्तान में तकरीबन 5 करोड़ टन गंदम की पैदावार हुई और इन्हीं 2 बरसों में पाकिस्तान ने 38 लाख टन गंदम बरामद करके ज़र मुबादला भी कमाया। मगर अब एक तरफ तो मुल्क में गंदम की कीमत 33% और आटा 55% तक महंगा हो गया है, तो दूसरी जानिब ना जाने ऐसा क्यों हुआ है कि अपनी ज़रूरत पूरी करने के लाले पड़ गए हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करने वाले ममालिक में पाकिस्तान का 8वां नंबर है। पहले नंबर पर चीन, दूसरे पर भारत और तीसरे पर रूस मौजूद है। मुल्क में इजाफी ज़खायर के बावजूद गंदम और आटे का मसनूई बहरान है। 2 साल में गंदम 33% और आटा 55% से ज़्यादा महंगा हो गया। हुकूमत ने 15 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद करने का फैसला किया। मुल्क में सरकारी सतह पर किसानों से 1400 रुपए मन के हिसाब से गंदम खरीदारी की जाती है, जबकि बैरून मुल्क फी मन कीमत 2000 रुपए से भी ज्यादा है। यूं महंगी गंदम दरामद की जा रही है। मजीद जान लेते हैं, इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे शकील अहमद हैं। शकील, पाकिस्तान जो है वो एक ज़रई मुल्क है, हमारे पास गंदम की कोई कमी नहीं है, फिर भी इतनी बड़ी मिकदार में गंदम हमें दरामद करनी पड़ रही है, फिर भी किसानों को मुश्किलात हो रही है। देखिए, मुल्क में गंदम या आटे का कोई बहरान नहीं है, बल्कि मसनूई बहरान पैदा किया गया, जिसकी वजह से कीमतें भी बढ़ गई। कुछ हुकूमत की जानिब से फैसला साजी गलत हो गई। तकरीबन 15 माह के दौरान 38 लाख टन जो गंदम है वो एक्सपोर्ट कर दी गई। उसके बाद मकामी मार्केट में कीमतें बढ़ना शुरू हुई और अब 15 लाख टन से ज़्यादा गंदम दरामद करने का फैसला किया गया है, फेज़ वाइज, वक्तन फ़वक्तन। मकामी किसानों को 1400 रुपये फ़ी मन इमदादी कीमत जो है गंदम की वो दी गई, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट से 2000 रुपये फ़ी मन गंदम इम्पोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। तो इस तरह मकामी किसानों को फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट को फ़ायदा पहुँचा दिया गया। मुल्क को भी इसका नुकसान हुआ और पिछले 2 साल में जो गंदम है वो 33% तकरीबन और आटा जो है वो 55% से ज़्यादा महंगा हो गया। और इसके अलावा जो तहकीकाती रिपोर्ट जो है गंदम से मुतल्लिक, जो सरकारी रिपोर्ट है, उसका जायज़ा लिया जाए तो 5 साल का डाटा देखें तो गंदम पाकिस्तान में सरप्लस रही है। हर साल 80,000 कम अज़ कम मेट्रिक टन से लेकर 50 से 60 लाख मेट्रिक टन गंदम इजाफी रही है, यानी खपत के मुकाबले में इजाफी गंदम थी पाकिस्तान में। लेकिन मिसमैनेजमेंट की वजह से कीमतों में भी इजाफा हुआ और मार्केट में एक बहरानी कैफियत पैदा हुई मसनूई। तो अब दरामदी गंदम इम्पोर्ट करके मकामी ज़रूरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत का ये ख्याल है कि इससे कीमतों में कमी आएगी। जी, शकील अहमद हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब में गंदम की 2 करोड़ टन की पैदावार के बावजूद ओपन मार्केट में गंदम महंगी क्यों हो गई? 5 माह में कीमत तकरीबन 900 रुपये फ़ी मन तक बढ़ गई, जिससे आटा भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। लाहौर से मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। रवां साल पंजाब में 2 करोड़ टन गंदम पैदा हुई, 40 लाख टन हुकूमत ने खरीद ली। ओपन मार्केट में फिर भी अदम दस्तयाबी और महंगाई का राज। गंदम महंगी होने पर ताजिर और खरीदार दोनों ही परेशान हैं। कहते हैं जिंदगी में गंदम की कीमत में इतना इजाफा पहले कभी नहीं देखा। इतना महंगा आटा कि 80 रुपए किलो तक आटा दे रहे हैं।
कौन से खिलाएगा कोई गरीब आदमी? कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्राइवेट मिलती है, थोड़ी बहुत मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ ही नहीं है, 20 थोड़े से ज़्यादा रख नहीं सकते। पता नहीं है क्या है, हमें तो पिछली हुकूमतों में भी ऐसा नहीं हुआ। गंदम की कीमत बढ़ने का असर आटे पर भी हुआ है। चक्की का आटा सबसे ज्यादा महंगा हुआ, जिसकी कीमत 76 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। ओपन मार्केट में 2300-2400 पहले गंदम 1400 रुपए की मांग थी, ये 1600 हुई, 1700 हुई, 1800 हुई, 2000 हुई, 2100 हुई, 2200 हुई, अब 2300 है। फ्लावर मिल एसोसिएशन के मुताबिक अब तक 2 लाख टन गैर मुल्की गंदम मार्केट में आई है। पाकिस्तान में आटे की कीमत कम करने के लिए मजीद 18 लाख टन गंदम दरामद करने की जरूरत है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। जनूबी पंजाब में गंदम के किसान परेशान हैं। जहां सबसे ज्यादा गंदम पैदा हुई वही गंदम नायाब है। अगले साल भी बहरान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ऐसा क्यों है, जान लेते हैं मुल्तान से समा के नुमाइंदे आसिफ बलोच से। आसिफ, बताइएगा। मुल्तान और जनूबी पंजाब तकरीबन 55 से 60% जो मुल्की पैदावार है गंदम की वो पैदा करता है। लेकिन अभी अगर सूरत हाल की बात की जाए तो मुल्तान शहर में भी जो गंदम की जो सूरत हाल है वो काफ़ी संगीन दिखाई दे रही है। जो बहरान है वो बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ पर अगर गंदम मौजूद भी है तो 1400 रुपये सरकारी निर्ख में मिलने वाली जो गंदम है वो अब 2000 से 2100 रुपये मन तक फ़रोख्त की जा रही है। हमारे से यहाँ पर जो मकामी ज़िम्मेदार है इनाम साहब, इनसे भी जानेंगे। सूरत हाल ये है कि हमसे तो गवर्नमेंट ने ले ली 1400 रुपये मन के हिसाब से, और दफ़ा 144 लगा के किसी को स्टोर भी नहीं करने दी कि भाई कहीं ज़्यादा कीमत पे ये ना फ़रोख्त कर दें। और अब एक तो शार्टेज हो गई है बड़ी सख्त, दूसरा ये है कि बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। बाहर से जो इंपोर्ट हो रही है वो महंगे दामों है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो किसान हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, उनका यही कहना है कि हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से जो मकामी किसान हैं यही मुतालबा कर रहे हैं। आवाम भी और यहाँ मकामी ज़िम्मेदार भी हुकूमत को वो पॉलिसियाँ, जामिया पॉलिसियाँ बनानी चाहिए ताकि जो ये मौजूदा जो गंदम का बहरान है इसको जल्द हल किया जा सके। जी अपडेट्स के लिए शुक्रिया आसिफ। पेशावर में भी आटे की कीमतों को पर लग गए। ओपन मार्केट में 20 किलो का थैला 1300 रुपए तक में फरोख्त होने लगा। वजूहात क्या हैं, बता रहे हैं समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर। जी बिल्कुल, हम इस टाइम यहाँ पर अशरफ रोड के ऊपर मौजूद है और हम आटे के बहरान के हवाले से बात करें तो आटे का बहरान जो खैबर पख्तूनख्वा में है जो जारी है, जिसकी वजह से जो है आटे की कीमतों में जो है बेतहाशा जो है इजाफा हो चुका है। एक साल के अंदर ही हम अगर देखें, अगर जनवरी की हम बात करें जब ये साल शुरू हुआ था तो आटे की कीमत जो थी वो 4500 रुपये 85 किलो की बोरी जो है यहाँ पर जो है मिलती थी, और 20 किलो की बोरी जो है वो तकरीबन 850 रुपये के करीब मिलती थी। लेकिन जो वक्त गुजरता गया और कमी पैदावार में पेश आती रही तो अब जो है आटे 85 किलो की कीमत 6000 से लेकर 6200 के दरमियान जो है फ़रोख्त की जा रही है, जबकि 20 किलो आटे की बोरी जो है 850 से पहले बिकती थी, अब वो जो है तकरीबन 1300-1350 रुपए की यहाँ पर जो है फ़रोख्त की जा रही है। हुकूमत का ये कहना है कि हुकूमत की जो यहाँ पर सालाना पैदावार है वो 11.5 लाख मैट्रिक टन गंदम की है, और जबकि उनकी जो ज़रूरत है वो 43 से 44 लाख मैट्रिक टन गंदम की ज़रूरत है। तो सूबाई हुकूमत ने ये फैसला किया है कि अब वो पंजाब के ऊपर इन्हिसार करने की बजाय वो बाहर से जो है गंदम इंपोर्ट करेंगे ताकि उनके सूबे में जो गंदम की पैदावार में कमी है उस गंदम की पैदावार की कमी को पूरा किया जा सके और आटे के जो नर्ख हैं उनको मामूल पर लाया जा सके। सज्जाद हैदर ने हमें इससे मुतालिक बताया। फैसलाबाद में चक्कियों को गंदम का सरकारी कोटा ना मिलने से शहरी सस्ते आटे से महरूम हो गए हैं। वहाँ क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं समा की नुमाइंदा शाहीन शहजादी से। शाहीन, बताएगा क्या सूरत हाल देख रही हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में चक्कियों को सरकारी गंदम का कोटा मिलना बंद होने की वजह से शहरी जो हैं वो सस्ते आटे से भी महरूम हो गए हैं। महकमा खुराक की जानिब से रोज़ाना हर चक्की को 300 किलोग्राम जो गंदम है वो दस्तियाब की जाती थी, जिसके बिहाफ पर आटे की जो कीमत थी वो चक्कियों पर 45 रुपये फ़ी किलो थी। लेकिन अब जो कोटा है वो मिलना बंद हो गया है, जिसके बायस चक्की मालिकान एसोसिएशन हैं वो मार्केट से 2300 मन के हिसाब से गंदम खरीदने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से जो आटे का रेट है वो 45 के बजाय 70 से 75 रुपये फ़ी किलो हो गया है और शहरी भी खासी मुश्किल का शिकार हैं। बेशतर जो चक्की मालकान हैं उन्होंने तो आटा बेचना भी बंद कर दिया है। वहाँ पर तो आटा ढूंढने से भी नहीं मिलता। शहरी जो हैं वो हर चक्की पर चक्कर लगा लगा के थक गए हैं, लेकिन आटा नहीं मिलता। जहाँ पर मिलता है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि इनका चक्की मालकान एसोसिएशन का कहना है कि महंगी गंदम मिलती है और महंगी गंदम मिलने की वजह से ये आटा भी महंगा बेचते हैं। इनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ज़िला कौंसिल चौक में एहतजाज भी किया गया था कि सरकारी गंदम का कोटा जो है वो बहाल किया जाए ताकि शहरियों को सस्ता आटा मुहैया हो सके। जी शुक्रिया शाहीन शहजादी। और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। समा के साथ रहिए।
वेलकम बैक। बहावलपुर की बात करते हैं, जहां इंसाफ में ताखीर और पुलिस के ताखीरी हरबों से दिल बर्दाश्ता खातून ने जहर पीकर मौत को गले लगा लिया। खातून ज्यादती की कोशिश करने वाले मुलजिम की गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज कराना चाहती थी, मगर पुलिस ने एक ना सुनी। जब इंतकाल हुआ तो पुलिस ने फुर्तियां दिखा दी, मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं एहसन अंसारी। बाहर निकली उसी को जाकर बाबा सवेरे मुंह दिखावन जो बाबा अब तुम कल लोगों को मुंह दिखाने के काबिल हो गए। ये उस लड़की के आखिरी अल्फाज थे जो अपने बाप के साथ बहावलपुर में थाने के चक्कर लगाती रही, शिकायत करती रही कि खैरपुर टामीवाला में एक नौजवान ने उससे ज्यादती की कोशिश की है, मगर पुलिस टाल मटोल से काम लेती रही, इधर उधर चक्कर लगवाती रही। खैरपुर SHO साहब दरखास्त लिखी, दरखास्त उते मार कर दी उन्हें कभी तुसा चौकी ते वनो आओ जे लो दरखास्त वाली थी से वो पुलिस वाला बैठा आई मतलब वाकन बड़ा अफसर क्या नहीं बैठा उसी गाल की उस दरखास्त रखी वनो अस एक डूडी मार तक उन्हें कुछ देसू ते वाल बाद तो नाल गाल करे। पुलिस के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर लड़की ने जहर पिया और कमरे से बाहर आकर अपने वालिद से कहा, बाबा अब तुम कल लोगों को मुंह दिखाने के काबिल हो गए। अस घर गए रात 10:30 बजे का टाइम है, अस घर वंज पहुंचे 10:30 बजे। 10:30 तो बाद 10-15 मिनट देर करते निक्की को असाई समझे वदे असा को कोई पता नहीं निक्की उठी गई। जब एक जिंदगी का खात्मा हो गया तो DPO मुतहर्रिक हुए, मुकदमा दर्ज करके SHO, तफ्तीशी ऑफिसर और मोहरिर को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। खैरपुर के दूर में एक इंसिडेंट हुआ है, उस सिलसिले में मैं साथ के थाने का SHO हूँ, थाना नेती से मैं आया हूँ। बिल्कुल हमने इनका पोस्टमार्टम भी करवाया, इनकी जो कार्रवाई बनती है वो कर रहे हैं। मुलजमान भी हमारी गिरफ्त में, इंशाल्लाह इनको फ़ौरन बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा। DPO साहब भी यहाँ लम्हा बलम्हा हर एक चीज़ की खुद निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़ये का नोटिस ले लिया, पुलिस ने ज्यादती की कोशिश करने वाले मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर फातिमा और उसके ख़ानदान के अफराद को हिरासत करने वाले बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। समा के प्रोग्राम नया दिन में तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि किसी की माँ, बहन या बेटी को हिरासत करने या डराने धमकाने वाले को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। 2 दिन पहले फातिमा बच्ची के वालिद से रब्ता किया, जब मैंने उनसे बात की तो वो हेजिटेट कर रहे थे कि 1.5 साल से जनाब FIR हुई है, लेकिन उसके ऊपर कोई किसी किस्म का पुलिस की तरफ से FIA की तरफ से रिस्पांस नहीं है। तो मैं फ्रंट फुट पे आके जाना आपके साथ नहीं चलूँगा। मैंने उन्हें यकीन दहानी कराई कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और खुसूसन वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने इस पर नोटिस लिया है और मेरी ड्यूटी लगाई है। आप बेगम रहें, मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ। 10 घंटों के अंदर ASP रायवंड डॉक्टर रज़ा तनवीर साहब ने और CCPO लाहौर शेख उमर साहब ने 10 घंटों में रिस्पांस दिया और वो बाप बेटा और वो बदकमाश बेटा, वो बदमाश बेटा, उसके घर वालों की इज्जत जान माल लूटने की जनाब वो धमकियाँ लगाता था। 10 घंटों के अंदर एक को एक शहर से और दूसरे बाप को दूसरे शहर से गिरफ्तार किया। पंजाब के अंदर अगर किसी की माँ, बहन, बेटी, किसी बच्ची और बच्चे को कोई ब्लैकमेल करे, वो डायरेक्ट मेरे दफ्तर से रब्ता करें। कोई ब्लैकमेल करता है, कोई जनाब हरासमेंट करता है, तो इंशाल्लाह उसकी दादरसी होगी। समा के मॉर्निंग शो ने लड़की को हिरासत करने वाले बाप बेटे का मामला उठाया तो उन पर फ्रॉड के भी कई मुकदमात सामने आ गए। मुलजिम जाहिद इमरान ने इस्लामाबाद में हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर लाहौर के दर्जनों शहरियों से करोड़ों रुपए बटोरे हैं। रियाज अहमद की रिपोर्ट। को अभी भी धमकियां मिल रही है उन लोगों की तरफ से, वो अभी भी परेशान कर रहे हैं। समा का प्रोग्राम नया दिन मुतासिरीन की आवाज बन गया। सोशल मीडिया पर हिरासा किए जाने और धमकियों का सामना करने वाली लड़की का मामला उठाया तो बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। इब्शाम जाहिद और उसके वालिद जाहिद इमरान की गिरफ्तारी से उनके मजीद घिनौने धंधे भी खुलने लगे। बाप बेटे के फ्रॉड का निशाना बनने वाले कई अफराद सामने आ गए। जाहिद इमरान ने चक्री रोड पर हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर कई सरमायाकारों को लूटा, लेकिन उसके पास चंद केनाल जमीन के अलावा कुछ न था। किसी ने सरमायाकारी के लिए करोड़ों रुपए डुबो दिए तो कोई उम्र भर की जमा पूंजी गंवा बैठा। या पेमेंट हमारे साथ लगाए, हम सोसाइटी बनाएंगे, उसमें सबको प्लाट्स भी देंगे, हिस्सा भी प्रॉफिट भी देंगे और पेमेंट ले ली। फिर उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि 2 साल से गायब हो गया लाहौर से ही। मैंने अपनी बच्ची की शादी करनी जिसके लिए मैंने पैसे जोड़े थे और एज अ अमानत मैंने उसके पास रखवाई थी कि मुझे ज़रूरत है, मुझे दे दे। मैंने इनसे ना 20-22 प्लॉट लिए थे 5-5 मरला के, तो उनकी इंस्टॉलमेंट्स भी कुछ जमा करवाई हुई हैं
उसके बाद ना तो सोसाइटी का कोई पता है, ना जगह इनके पास अवेल है। सरमायाकारों ने हाउसिंग स्कीम में ना सिर्फ खुद पैसा लगाया बल्कि अपने जानने वालों से भी इन्वेस्टमेंट कराई। किसी का कोई ख्याल नहीं है कि गरीब लोगों के हमने पैसे लिए हुए हैं, कोई स्कीम को भी आगे डेवलप करना है, कोई लोगों को प्लॉट भी देने हैं और सिर्फ बदमाशी कर रहे हैं। मुतासिरीन का कहना है कि वो 3 साल से इंसाफ के लिए धक्के खा रहे हैं, लेकिन किसी फोरम पर उनकी सुनवाई नहीं हुई। अब बाप बेटे की गिरफ्तारी से उनकी भी उम्मीद जाग उठी है। जंग का रुख करें, जहां शौहर ने मुबैना तौर पर छुरी के वार से बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूला के भाई ने इल्जाम लगाया कि मुलजिम बहन से जायदाद के पैसे मांग रहा था, ना देने पर मौत के घाट उतार दिया। इस हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे अरशद खान से। अरशद, बताइएगा इस वाक़े से मुताल्लिक़। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो है जंग के इलाके अलियाबाद में पेश आया है। पुलिस के मुताबिक मकतूला रुखसाना बीबी ने 7 साल कबल साजिद नामी से शादी की हुई थी और वो 1 माह से अपने शौहर से अलहदा किराए के मकान में रिहाइश पजीर थी। मकतूला का जो भाई ने इल्जाम आयद किया है कि मकतूला रुखसाना को वालिदैन की जानिब से जमीन की रकम मिली हुई थी और मकतूला का शौहर उससे पैसे मांग रहा था और उनका आए रोज जो है वो झगड़ा रहता था। पैसे ना देने पर मकतूला के शौहर साजिद और उसके दीगर साथियों ने मिलकर ही उसकी बहन को छुरियों के वार से मुबैना तौर पर जो है वो कत्ल किया है। पुलिस ने खातून की लाश तहवील में लेकर मकतूला रुखसाना के भाई की मुद्दत में मुलजिम साजिद और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुलजिम को भी हिरासत में लेकर मजीद तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया अरशद खान। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 3 ज़िमनी रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्तों पर फैसला 23 सितंबर तक मौखर कर दिया गया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइएगा आज की कार्रवाई से मुताल्लिक। जी देखिए, आज फैसले के लिए ही तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन सुबह अदालत की अमले की जानिब से ये बताया गया था कि आज 3 बजे ये फैसला सुनाया जाना है। ताहम अब जो वहाँ पर कमरा अदालत में वकला मौजूद थे उनको अदालती अमले की जानिब से ही आगाह कर दिया गया है कि अब ये फैसला मौखर कर दिया गया है और 23 सितंबर को ये फैसला सुबह 9 बजे सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने पार्क लेन, ज़िमनी रेफरेंस, छठा वाटर सप्लाई और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, ये 3 केसेस थे जिसमें आसिफ अली जरदारी ने अपने खिलाफ दायर होने वाले ज़िमनी रेफरेंसेज खारिज करने की दरखास्त दायर की थी। इस पर गुज़श्ता रोज फैसला महफूज हुआ था। आज वो फैसला सुनाया जाना था लेकिन अब उसे मौखर कर दिया गया है 23 सितंबर के लिए। 23 सितंबर को इन तीनों दरखास्तों पर फैसला सुनाया जाएगा। आसिफ अली जरदारी ने यह एतराज आयद किया था कि नैब कानून में ज़िमनी रेफरेंस की गुंजाइश मौजूद नहीं है, लिहाजा उनके खिलाफ दायर 3 ज़िमनी रेफरेंस गैर कानूनी है, इन्हें खारिज किया जाए। इस पर गुज़श्ता रोज तफसीली दलाइल हुए थे जिसके बाद फैसला महफूज किया गया था और आज ये फैसला सुनाया जाना तय हुआ था लेकिन अब इसे मौखर कर दिया गया है। और 23 तारीख को सुबह 9 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। अपडेट्स के लिए शुक्रिया सुहेल। इमरान खान ने 2018 में 2,82,000 रुपए टैक्स दिया, जबकि बिलावल भुट्टो ने 2,94,000 रुपए टैक्स जमा कराया। FBI ने 2 साल की ताखीर से टैक्स डायरेक्टरी जारी कर दी। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शकील अहमद, बिल आखिर FBI ने टैक्स डायरेक्टरी जारी कर दी? जी हाँ, 2 साल की ताखीर के बाद ये डायरेक्टरी शाया की गई है। आम जो टैक्स दहिंदगान हैं, जनरल टैक्स डायरेक्टरी प्लस जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनकी टैक्स डायरेक्टरी जारी कर दी गई है। अरकान पार्लियामेंट का यानी अवामी नुमाइंदों का जायजा लिया जाए तो तमाम अरकान पार्लियामेंट ने मिलकर, जिसमें कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट के अरकान शामिल हैं, 88 करोड़ रुपए टैक्स दिया है। 50 ऐसे अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स हैं जिन्होंने कोई टैक्स अदा नहीं किया 2018 में। उनमें ज़रताज गुल भी शामिल हैं, आमिर कियानी भी शामिल है। लेकिन अगर बात की जाए बड़े नामों की तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2,82,449 रुपये टैक्स दिया, बिलावल भुट्टो ने 2,94,000, शहबाज शरीफ ने 97,30,000 और इसी तरह आसिफ अली जरदारी ने 28,91,000 रुपये टैक्स दिया। हमजा शहबाज ने भी 87 लाख, असद उमर ने 53 लाख, शाह महमूद कुरैशी ने 1,83,000 और हमाद अजहर जो कि वफाकी वजीर हैं उन्होंने 22,000 रुपये सिर्फ टैक्स अदा किया। सेनेटर्स में सबसे ज्यादा जो है वो फरोग नसीम ने टैक्स दिया 3,51,00,000 रुपए और सेनेटर तला महमूद ने 2,92,00,000 रुपए। इसी तरह ताज अफरीदी ने 2,81,00,000 रुपए और सेनेटर मुसद्दक मलिक ने भी 25 लाख रुपए टैक्स अदा किया। लेकिन बहुत से अरकान ने दोबारा ही नहीं किया, कोई टैक्स अदा नहीं किया। उनके नामों के सामने सिफर लिखा हुआ है साल 2018 का जो टैक्स डायरेक्टरी है उसमें। तो मजमूई तौर पर तमाम अरकान ने मिलकर 88 करोड़ रुपए टैक्स अदा किया है। सही मजमूई तौर पर तमाम अरकान ने साल 2018 की जो टैक्स डायरेक्टरी है उसके मुताबिक 88 करोड़ रुपए अदा किए हैं। इमरान खान ने 2018 में 2,82,000 जबकि बिलावल भुट्टो ने 2,94,000 रुपए टैक्स जमा कराया। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।